विराट कोहली, पचास ओडीआई सेंचुरीज, 26,000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड, इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, जिसे पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स, विथ नेटवर्थ मोर देन 1000 करोड़। लेकिन एक बंदा जिसके पास इतना सब कुछ है, वो अपने देश को छोड़ने का क्यों सोचता है? अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर सुर्खियों में थी, जहां पर ये लिखा है कि 4300 इंडियन मिलेनियर्स 2024 में भारत को छोड़ देंगे। 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? कोहली और अनुष्का शर्मा इंडिया को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात तो आपने सुन ली होगी। NRIs, what they have now become, are non-returning Indians. कंट्री से इतना प्यार है तो कंट्री छोड़कर क्यों जाए? साल 1942 महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक क्विट इंडिया मूवमेंट अभी के टाइम पे साइलेंटली चल रहा है, जिसमें 2023 में 5000 से भी ज्यादा HNIs मींस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इंडिया से लाखों बच्चे हर साल स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं, बट उनमें से काफी लोग बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ इंडिया से हर साल हजारों लोग इलीगल तरीके से यानी डंकी मार के US और कनाडा चले जाते हैं। 2022-23 के बीच में ही 96,000 से भी ज्यादा इंडियंस को पकड़ा गया था जो इलीगल क्रॉसिंग से पहुंचे थे। तो चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल लोग, आखिर वो इंडिया से माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, और वो भी ऐसे टाइम पे जहां 25 मई को नीति आयोग के CEO ने गर्व के साथ कहा कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है विथ एस्टिमेटेड $4.19 ट्रिलियन GDP। We are the 4th largest economy as I speak, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years we would become the 3rd largest economy. यार ये बात सुन के मुझे भी थोड़ी देर के लिए काफी सही लगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि उसका देश नंबर 1 सुपर पावर बने। India will be the 3rd largest economy soon. नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो GDP $4.19 ट्रिलियन काफी ज्यादा है, बट अदर साइड नंबर के अकॉर्डिंग ही देखें तो हमारा पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, और नंबर्स के अकॉर्डिंग ही देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा है। मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग ही सही या गलत का पता नहीं लगाया जा सकता। देखो पहले GDP को समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक मींस अपने देश के अंदर, प्रोडक्ट मींस जो चीजें बनी या सर्विस दी गई। कंक्लूड करके बताऊं तो एक साल में हमारे देश के अंदर जो भी चीजें बनी या सर्विस दी गई, उन सब का टोटल पैसा ही GDP कहलाता है। मतलब GDP नेशन का इकोनॉमिक कंडीशन तो बताता है, बट ये नहीं बताता कि वहाँ रहने वाले लोग कितना कमाते हैं। एक एग्जांपल से समझो, दो कंट्री हैं, कंट्री X और कंट्री Y। सपोज कंट्री X में 20 लोग रहते हैं और इस कंट्री का GDP 10 लाख है। अदर हैंड कंट्री Y में 3 लोग रहते हैं और वहाँ का GDP 9 लाख है। अब यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि कंट्री X की GDP तो Y से ज्यादा है, बट लोग कमा कितना रहे हैं अगर इस पे नजर डालें तो कंट्री X में पर पर्सन का 50,000 आएगा, वही कंट्री Y जिसकी पॉपुलेशन कम है वहाँ पर पर्सन 3 लाख आएगा। तो रियलिटी में कहाँ के लोग ज्यादा अमीर हैं, X या Y? कमेंट में बताओ। इससे ये तो क्लियर हो गया कि GDP ही सब कुछ नहीं होता, चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। और हमने यहाँ अमीर या गरीब जिस बेसिस पे पता किया, मतलब इंडिविजुअल इनकम्स को देख के, और इसी इनकम को इकोनॉमिक की भाषा में कहते हैं GDP पर कैपिटा इनकम। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, अगर किसी कंट्री का GDP को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो GDP पर कैपिटा इनकम आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकालें, जिसका GDP $4.19 ट्रिलियन है विद पॉपुलेशन 1.46 बिलियन। तो पर कैपिटा इनकम आएगा $2,937, मतलब इंडियन रुपीस में देखें तो 2,51,298 रुपीज पूरे साल में। ये पूरे साल का है ना, मंथली नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं भाई $2,000 पैसा इतना ज्यादा कम है कि पूरे 195 कंट्रीज में भारत 143वें नंबर पे आता है। और जिनसे हम कम्पीट करना चाहते हैं उनकी रियलिटी देखें, जैसे US जिसका GDP $30.5
$5 ट्रिलियन है, उनका पर कैपिटा इनकम है $89,000 के अराउंड, मतलब 76 लाख से भी ज्यादा है। वहीं जापान की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $33,96,000, जर्मनी की $55,91,000, इवन चाइना जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के अराउंड है, उसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम $13,690 है। और इन सब के बीच हम कहाँ हैं देख लो। बट शॉकिंग बात यहाँ ये है कि ग्राउंड रियलिटी तो और भी खतरनाक है, क्योंकि ये $2,937 तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, बट ये इससे भी बहुत कम आता है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम एक आइडिया तो देती है कि लोग गरीब है या अमीर, बट एग्जैक्टली नहीं बताती। फॉर एग्जाम्पल, एक देश है जहाँ 5 लोग रहते हैं, जिसमें एक बंदा 10 लाख कमाता है और बाकी 10-10 हजार कमाते हैं। तो इस कंट्री का जीडीपी देखें, जीडीपी मतलब टोटल कितना इनकम आया कंट्री का, तो टोटल आएगा 10,40,000। और अब पर कैपिटा इनकम निकालने जाएं, मतलब पर इंसान कितना कमाता है ये देखने जाएं, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, जैसा फॉर्मूला है उस हिसाब से, और पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 2,08,000। तो ऑन पेपर जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2,08,000 है, बट रियलिटी में 4 लोग तो गरीब हैं, मतलब 40,000 के राउंड कमा रहे हैं। उसके कंपैरिजन में मतलब 90% पॉपुलेशन तो गरीब है और कोई एक बंदा है जो काफी अमीर है, जिससे ओवरऑल जीडीपी काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। फाइनली ये समझाना चाहता था कि कैसे कुछ लिमिटेड सुपर रिच लोगों के कारण ही देश का जीडीपी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बाकी गरीब ही रहते हैं। और डेटा कहती है कि हमने जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। बट लाइवलीहुड कंपैरिजन करें, जो कि पहला रीजन बन जाता है इन सेलिब्रिटी के देश छोड़ने का। जैसे इंडिया के यूपी में एक बच्चा पैदा हुआ सोनू, वहीं जापान के होकाइडो सिटी में यूमा नाम का एक लड़का पैदा हुआ। जापान में यूमा को एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां उससे बच्चे से बूढ़े होते तक सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ तक यूमा के बर्थ से पहले ही उनकी माँ को गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख येन मिलता है, और जब तक यूमा 15 साल का नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट उस बच्चे के लिए फाइनेंशियल अलाउंस देती है, और साथ ही सभी लोगों को बूढ़े होने पर पेंशन भी मिलता है। इंडिया की मोर्टेलिटी रेट देखें तो 1000 बच्चों में 28 बच्चे 5 साल पूरा करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, जबकि जापान में ये सिर्फ 2 से 3 बच्चों का ही आंकड़ा आता है। और इंडिया में मान लो कि सोनू ने इस 28 बच्चों में ना आकर खुद को बचा लिया, तो वो हंगर और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि टोटल 127 देशों में इंडिया 105वें रैंक पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जबकि जापान तो इस हंगर लिस्ट में शामिल तक नहीं है। यूमा के लिए जापान में वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन सिस्टम है, साइंस मैथ्स मोस्टली चीजों में वो काफी आगे है। साथ ही कियोसोकु सिस्टम के तहत उनको स्कूल में भरपेट खाने को मिलता है, जो हाई प्रोटीन से भरी होती है। और यहाँ हमको क्या सुनने को मिलता है, rotis are being served with salt under the government's midday meal scheme. Take a look at those visuals that are coming in. All these little kids sitting and having their lunch, having rotis with namak, with salt. Imagine yourself now being served. और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि चलो सोनू को थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन मिला, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ली कहीं प्राइवेट स्कूल में पैसा देकर, तो उसके बाद भी यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई नौकरी या जॉब मिलेगा, सिवाय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की आशा का। पढ़ लिख करके क्या बनने की चाहत है? IAS बनना चाहता। क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 13.8% है, वहीं जापान में 4.4% है। इवन इंडिया के टॉप IIT कॉलेज में 38% स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। तो नॉर्मल BA BSc वालों को तो छोड़ ही दो। देखो जापान में मोस्टली लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब मिल ही जाती है, और अगर किसी कारण से उनका जॉब चला भी जाए तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी देती है। बट इंडिया के वर्क कल्चर का क्या बताऊं, जहाँ पुणे में एक 26 साल की लड़की वर्क स्ट्रेस के चलते खत्म हो गई। 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरेल पुणे में अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल की एक मेंबर फर्म के साथ काम कर रही थी। वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई। वो इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हुई, इतना ज्यादा रात में जगना पड़ा कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। और ये सब कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक लाइवलीहुड का आइडिया हो, जो कि एक मेन फैक्टर बन जाता है बहुत से मिडिल क्लास लोगों के देश को छोड़ के जाने का। अब इन पुअर और मिडिल क्लास वालों से एक स्टेप आगे जाएं और बात करें हाईली रिच पीपल्स की, तो वो भी ऑब्वियसली लिविंग कंडीशन को तो देखते ही हैं। अब क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, वो डायरेक्टली कंपैरिजन कर पाते हैं एक देश को दूसरे देश से। कंपैरिजन में वो देखते हैं कि यहाँ इंडिया में एयर पॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, वाटर पॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, तो उन्हें रियलिटी हिट होती है। There is a problem in breathing and you can see my eyes watering, so I am feeling that irritation in the eyes and the visibility is very bad. इंडिया में बिजनेस रन करना भी काफी टफ है बिकॉज ऑफ लीगल परमिशंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जहां अगर आपने किसी गवर्नमेंट या किसी पावरफुल आदमी के स्कैम को बताए तो आपको मार दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर भाई, जिसने एक ठेकेदार के स्कैम को ओपन किया था, उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया गया। असल कहानी है पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक से शव निकलते हुए हमने देखा, तो यकीन मानिए एक टीस उठी।
टीस इस बात की कि लोगों के हित की बात कहना क्या इतना मुश्किल है, क्या इतना कठिन कि मार दिया जाए। ये सब चीजें दिखाती है कि लोगों के अंदर सिस्टम का भी कोई डर नहीं रहा। कहीं सुनने में आता है कि किसी ने गाड़ी से लोगों को कुचल दिया, तो कहीं दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं। और ये लॉ फेलियर भी एक मेन कारण बन जाता है लोगों के माइग्रेशन करने का। हालांकि अमीर लोगों के दूसरे देश शिफ्ट होने के कई अलग अलग रीजंस भी रहते हैं, जिसमें से मेन रीजन बन जाता है इनकम टैक्स का। जहाँ आप पॉपकॉर्न भी खाओगे तो आपको गरीबी महसूस होगी। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इसमें यार इंडिया का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब है, जिसमें 30% प्लस सेस लगता है, जिसे अगर कंपेयर करें दूसरे देश लाइक सिंगापुर से, जहां 22% है मैक्सिमम, और दुबई में तो यार 0% टैक्स है। मतलब इंडिया में जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स का बर्डन बढ़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी ही दे रहे हैं, भले ही वो पैसा कमाए या ना कमाए। देखो, मैं यहाँ ये नहीं कहता कि टैक्स देना गलत है, देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स जरूरी है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ये नोटिस करते हैं कि वो इतना टैक्स तो भर रहे हैं, बट उनको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। क्या उनको टॉप क्लास फ्री एजुकेशन मिल रहा है? क्या फ्री बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है? क्या उन्हें क्लीन रोड्स और सेफ्टी इन्वायरमेंट मिल रहा है? और ये सब चीज देखने से उन्हें सिर्फ हताशा या निराशा ही मिलती है। तो यार कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो लोगों को अपने देश को छोड़कर बाहर जाने में मजबूर कर रही है। आप इसमें क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। बाय।